स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हम यूनिट 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे स्ट्रेसेस इन सर्कुलर हेलिकल स्प्रिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेसेस इन हेलिकल स्प्रिंग ऑफ सर्कुलर वायर पढ़ रहे हैं। मीन्स जो हमारा जो ये वायर्स हैं इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, इन सर्कुलर नेचर, इसलिए हमने सर्कुलर नेचर बोला। हेलिकल स्प्रिंग है ये हमारा, और इसका वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर वायर। अब इसमें हम स्ट्रेस इंड्यूस जो होता है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंसीडर किया एक हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है, मेड ऑफ सर्कुलर वायर एंड सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड। ठीक है, इस पे हमने सब्जेक्टेड क्या कराया, एक्सियल लोड लगा रहे हैं। तो ये एक्सियल लोड जो हमारा लग रहा है, ठीक है, ये एक्सियल लोड लगने के कारण हमारे स्प्रिंग में ट्विस्टिंग मूवमेंट बन रहा है। ये ट्विस्टिंग मूवमेंट हमारा क्या होगा वो भी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कुछ नोमेनक्लेचर है वो हम देख लें। नाउ सबसे पहला नोमेनक्लेचर हमारा कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है, इट्स अ मीन डायामीटर ऑफ द स्प्रिंग कॉइल। ये देखो, ये जो हमारा ये टोटल यहाँ इसे यहाँ तक का डायामीटर दैट इज डी। स्मॉल डी डायामीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, जो स्प्रिंग वायर है उसका डायामीटर दैट इज स्मॉल डी। नेक्स्ट है एन, दैट इज नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल। इसका मतलब हुआ आपका जो ये 1 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स हैं स्प्रिंग में, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइल कितने हैं। ओके, जी इज अ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर द स्प्रिंग मटेरियल। W axial load on the spring. Tau maximum shear stress induced in the wire. C is a spring index, और C is equal to क्या होता है, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, means mean diameter of the spring coil divided upon diameter of spring wire. Okay, P is the pitch of the coil and del is a deflection of spring as a result of axial load W. जो हमारा लोड लग रहा है, जो देखो ये लोड हमारे यहाँ W लग रहा है, ये लोड के कारण क्या होगा, हमारा वायर सर्कुलेट रोटेट होने की कोशिश करेगा। वायर रोटेट कब होगा, जब उसमें हमारा ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये ट्विस्टिंग मूवमेंट जो हमारा यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, ये ट्विस्टिंग मूवमेंट जो हमारा बन रहा है ड्यू टू लोड W, तो इससे हमारा टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा। ठीक है, और हम जानते हैं we know that twisting movement कैपिटल T इज इक्वल टू W जो हमारा लोड लग रहा है इनटू D/2। ठीक है, मूवमेंट क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या है, ये हमारा सेंटर लाइन है, ये लोड W यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज टोटल D है, तो हाफ कितना D/2 हो जाएगा, तो वो हमारा ट्विस्टिंग मूवमेंट। ओके, और देखो और क्या होता है, और हम जानते हैं दैट T अपॉन J इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ 1 अपॉन R। ये फॉर्मूला याद है टॉर्शन में, टॉर्शनल मूवमेंट का, ये टॉर्शनल इक्वेशन है हमारा। तो T क्या है, टॉर्सन, J क्या है, पोलर मॉडुलस टाउ दैट इज शियर स्ट्रेस, एंड R इज द रेडियस। तो ये T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ 1 इंटू J अपॉन R। ओके, विच इज इक्वल टू टाउ 1, पोलर मॉडुलस क्या होगा इसके लिए, ये होगा पाई, दैट इज पाई D4 अपॉन 32 इंटू ये R दैट इज D/2। ठीक है, तो हमारा T कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज सॉरी स्मॉल D/2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा टाउ 1 पाई D³ अपॉन 16। ठीक है, तो ये था हमारा इक्वेशन 1, ये है हमारा इक्वेशन 2। दोनों को इक्वेट करें, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज टाउ 1 इज इक्वल टू 8WD अपॉन पाई D³। ठीक है, समझ में आया। यहाँ हमने क्या किया, हमने एक हेलिकल स्प्रिंग लिया जिसपे एक्सियली लोड
लग रहा है। तो ये जो हमारा एक्सियल लोड लग रहा है उसके कारण क्या होगा, हमारा जो ये सर्कुलर वायर क्या होगा, रोटेट होना चालू करेगा, ट्विस्ट होना चालू करेगा। जब ये ट्विस्ट होगा तब हमारा टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, तो हमारा ये ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या होगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या है, दैट इज टी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डी बाई टू। ओके, और टॉर्सनल इक्वेशन हम जानते हैं टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ वन अपॉन आर होता है। तो टी इज इक्वल टू टाउ वन इंटू जे अपॉन आर। ठीक है, टाउ वन इज इंटू पोलर मॉडुलस क्या होगा हमारा इसके लिए, पाई डी फोर अपॉन 32 सर्कुलर सेक्शन के लिए, इंटू डी बाई टू। ओके, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या, टाउ वन पाई डी क्यूब, डी से डी कैंसिल हो गया, 2 से 32 को कटा, इट इज 16। ओके, ना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप क्या करें, इक्वेट करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 2 से ये कटेगा 8, ना 8 ऊपर जाएगा डब्ल्यू डी अपॉन पाई डी क्यूब। ठीक है, तो ये जो हमारा टाउ वन है वो क्या है, ये है हमारा टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। टॉर्सनल शियर स्ट्रेस ये कैसे बना, जब हमारे स्प्रिंग पे एक्सियली लोड डब्लू लग रहा है, उसी कारण जो ट्विस्टिंग हो रहा है, ये ट्विस्टिंग होने के कारण यहाँ पे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जो कि हमारा कितना हो, इक्वल हो जाएगा 8 डब्ल्यू डी अपॉन पाई डी क्यूब। ठीक है, अब देखो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ दो और यहाँ पे लग रहा है, एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस लग रहा है यहाँ पे, आप लोड लगाए तो ये क्या होगा, कंप्रेस होना चालू होगा, तो एक कॉइल दूसरे कॉइल में से क्या होगा, शियर होगा, तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी लग रहा है और शियर स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर ऑफ वायर भी लग रहा है। ठीक है, in addition to the torsion shear stress tau 1 induced in the wire, the following stress also act on the wire. First, direct shear stress due to the load W, and second is the stress due to curvature of wire. अब हम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिए, अब डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। सो वी नो डैट डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू द लोड W क्या हो जाएगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ टू, टाउ वन हमने मारा टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो टाउ टू हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, टाउ टू हमारा हो जाएगा दैट इज लोड मीन्स डब्ल्यू अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया की क्या है, दैट इज पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ये सर्कुलर सेक्शन है तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 डब्ल्यू अपॉन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, एंड फाइनल टाउ टू इज इक्वल टू 4 डब्ल्यू अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ठीक है, हमने टॉर्सनल शियर स्ट्रेस निकाल लिया, ये है हमारा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का लोड कर लिया, इसे दे दे क्वेश्चन नंबर 3, इसे दे दे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देयरफॉर द रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस induced in the wire क्या हो जाएगा, द रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वायर क्या हो जाएगा हमारा, इट इज टाउ इज इक्वल टू टाउ वन प्लस माइनस टाउ टू। ओके, नाउ टाउ इज इक्वल टू टाउ वन कितना था, टाउ वन हमारा था 8 डब्ल्यू डी अपॉन पाई डी क्यूब, तो हम यहाँ लिख दें 8 डब्ल्यू कैपिटल डी अपॉन पाई स्मॉल डी क्यूब प्लस टाउ टू दैट इज डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कितना था, 4 डब्ल्यू अपॉन पाई डी क्यूब, 4 डब्ल्यू अपॉन पाई डी क्यूब। ओके, ये हो गया। अब देखो ये प्लस प्लस माइनस, ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या बता रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस हमारा बता रहा है, नोट करें, द पॉजिटिव साइन, यहाँ पे द पॉजिटिव साइन इज यूज्ड फॉर द इनर एज ऑफ द वायर, मीन्स
ये हमारा देखो, ये इनर एज, ये हमारा इनर एज है, इनर एज ऑफ द वायर मीन्स ये हमारा स्प्रिंग ऐसे, ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे है हमारा, इसका अंदर वाला जो डायमीटर है दैट इज अ इनर एज डायमीटर जिसे बोलते हैं। पॉजिटिव साइन हमारा इनर एज बता रहा है एंड द निगेटिव साइन यूज्ड फॉर द आउटर एज ऑफ द वायर, आउटर एज ऑफ द वायर दैट इज कैपिटल डी, ये आउटर एज यहाँ, ठीक है, ये आउटर एज, ठीक है, वो बता रहा है। सिंस द स्ट्रेसेस इन मैक्सिमम एट द इनर एज ऑफ द वायर मीन्स द स्ट्रेसेस जो होता है मैक्सिमम एट द इनर एज ऑफ द वायर, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा, लोड एक्सिली लोड लगेगा तो एक दूसरे से अटैच में आएगा, तो जो इनर एज डायमीटर है वहां पे स्ट्रेस जो होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। देयरफॉर मैक्सिमम shear stress, maximum shear stress induced in the wire कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 WD अपॉन पाई डी क्यूब प्लस 4W अपॉन पाई डी क्यूब। पॉजिटिव साइन हमने लिया, यही हमारा यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, और आप इसे टाउ मैक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने बताया था पॉजिटिव साइन इज यूज्ड फॉर इनर एज, और हम जानते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ होता है, इनर एज पे होता है, इसलिए हमने प्लस वाले को लिया, ठीक है। इसे आप क्या कॉमन ले लो, यहाँ से आप अगर आप 8WD अपॉन पाई डी क्यूब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस डी अपॉन 2D, ओके, ये बचेगा कॉमन हमारा। नाउ नेक्स्ट, और हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू 8WD अपॉन पाई डी क्यूब 1 प्लस 1 अपॉन सी हो जाएगा। क्यों होगा 1 अपॉन सी, क्योंकि हम जानते सिंस सी दैट इज, सी हमारा क्या है यहाँ पे, सी हमारा स्प्रिंग इंडेक्स, सॉरी स्प्रिंग इंडेक्स, तो स्प्रिंग इंडेक्स सी क्या होता है, मीन डायमीटर अपॉन स्प्रिंग का वायर डायमीटर होता है। तो यहाँ पे उल्टा था, डी अपॉन डी था मीन्स 1 अपॉन सी, तो 1 अपॉन सी यहाँ आ गया, सॉरी ये 2 भी यहाँ साथ में होगा, ठीक है, हो गया। अब आप क्या करें, अब नेक्स्ट वेयर 1 प्लस 1 अपॉन 2C इज इक्वल टू KS, ये क्या है, ये है शियर स्ट्रेस फैक्टर, ओके। तो हमारा जो फाइनल जो बनेगा इक्वेशन वो क्या बनेगा, टाउ इज इक्वल टू 8WD अपॉन पाई डी क्यूब KS, ठीक है। फाइनल इक्वेशन हमारा ये बना, दैट इज इक्वेशन नंबर 5, ओके। नाउ अब दो कंडीशन बनेगा, दो कंडीशन अब बनेगा। पहला कंडीशन ये होगा, इफ द लोड स्टैटिक, अगर स्टैटिक लोड स्प्रिंग पे पड़े, अगर हमारे स्प्रिंग पे लोड स्टैटिक पड़े, देन द इफेक्ट ऑफ वायर कर्वेचर, कर्वेचर के टर्म में हमने दो की बात की थी, दो हमारा एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, डायरेक्ट शियर फोर्स एंड द कर्वेचर ऑफ स्प्रिंग, कर्वेचर फोर्स लग रहा था हमारा, ठीक है। तो क्या होगा, इफ द लोड स्टैटिक देन द इफेक्ट ऑफ वायर कर्वेचर में बी निग्लेक्टेड, ठीक है, वायर कर्वेचर को हम निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन हमारा ये बनता है, इफ इन ऑर्डर टू कंसीडर, अगर आप वायर कर्वेचर को आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, वायर कर्वेचर ये एक तरह का लोड है, एक्चुअली ये एक तरह का स्ट्रेसेस हैं जो कि हमारा जो सर्कुलर जो हमारा स्प्रिंग है उनके जो कर्व बनाया वहाँ पे जो स्ट्रेस बनता है दैट इज़ वायर कर्वेचर स्ट्रेस, वो डेवलप होगा। अगर हमारा लोड स्टैटिक है तो वायर कर्वेचर लोड को हम कंसीडर नहीं करेंगे, बट अगर हम उसे कंसीडर कर रहे हैं वायर कर्वेचर लोड को भी, तो उसके लिए हमारा शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। और सेकंड कंडीशन में बोल रहा था, इन ऑर्डर टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ बोथ डायरेक्ट शियर एज वेल एज कर्वेचर ऑफ द वायर,
A wall stress factor K introduced by AM wall may be used. तो ये हमारा क्या होता है आपको बताते हैं रफ में। क्या होता है हमारा वॉल शियर वॉल स्ट्रेस फैक्टर के इज इक्वल टू हमारा होता है के एस इंटू के सी। अब ये होता है हमारा वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर। यहाँ पे के एस क्या है, ये है स्ट्रेस फैक्टर ड्यू टू शियर, ओके। एंड के सी क्या है हमारा, ये है हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ड्यू टू कर्वेचर। ठीक है, तो ये टर्म हमारा इंट्रोड्यूस हुआ। तो इससे पहले जो हमारा टाउ मैक्स था उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर 8 अपॉन पाई डी क्यूब। के एस की जगह पे हम वहाँ लिख लेंगे दैट इज के, ठीक है, वेयर के इज इक्वल टू 4c-1 अपॉन 4c-4 प्लस 0.615 अपॉन सी, ये हमारा के होता है। ठीक है, अब अलग अलग स्प्रिंग के लिए हमारा जो के की वैल्यू होती है वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर वो अलग अलग होता है। वो कहाँ से हमें पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा आपका टेबल से, जो हमारा मशीन डिज़ाइन की जो डिज़ाइन डाटा बुक होती है वहाँ टेबल में आपको वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर अलग अलग स्प्रिंग के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बना है, अगर आप स्ट्रेस कर्वेचर ऑफ वायर कंसीडर कर रहे हो, स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर ऑफ वायर कंसीडर कर रहे हो किसी स्प्रिंग में, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेसेस दैट इज 8 पाई डी क्यू अपॉन इंटू के। के इज वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर, ओके। तो फाइनली यहाँ पे हमारा स्ट्रेस ड्यू टू सर्कुलर स्ट्रेस इन हेलिकल स्प्रिंग ऑफ सर्कुलर वायर हमारे यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफ्लेक्शन बात करेंगे, कितना डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन कितना होगा, उसका एंगल क्या होगा, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।